नमस्ते फ्रेंड्स, हम विज़न IAS में 2021 के करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। हमने पढ़ लिया था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक इकोनॉमिक सेक्शन में। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे संबंधित होगा। देन हम पल्सेस के बारे में देखेंगे। अगर टाइम बचा तो हम साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देन फर्टिलाइज़र सब्सिडी होगा हमारा टॉपिक। अभी जो सब्सिडी है डाई अमोनियम फॉस्फेट को वह इंक्रीज़ कर दी गई है। 500 रुपीज़ पर बैग थी पहले, अब वह 1200 पर बैग हो चुकी है। इसमें पूरा 140% का इजाफा देखा गया है। जो फर्टिलाइज़र इन इंडिया के बारे में देखा जाए तो वह 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है जिसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होता है, देन फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइज़र होता है। SBI रिपोर्ट के अनुसार जो इंडियन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वह थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। तो देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन के बेस पे हम थर्ड नंबर पे आते हैं और सेकेंड नंबर पे हम आते हैं कंजप्शन के बेस पे। और जो इंडियन फर्टिलाइज़र है वह रजिस्टर करता है, जो CAGR है 11.9% कंट्रीब्यूट करता है 2021-26 पीरियड में। देन हम फर्टिलाइज़र देख लेते हैं कैटेगरी। सबसे पहले है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट होता है, एनहाइड्रस अमोनिया होता है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र होते हैं इसमें। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है जैसे कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। देन म्यूरेट ऑफ पोटेश फर्टिलाइज़र में आता है और अदर पोटेश फर्टिलाइज़र इसमें आते हैं। हम देखते हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें यूरिया बेस्ड एंड सेकेंड है इसमें नॉन यूरिया बेस्ड। यूरिया में जो ये सब्सिडी है ये फार्मर्स को दी जाती है स्टैट्यूटोरिली, मतलब लीगली नोटिफाइड प्राइस होता है इसमें, उसके तहत ये यूरिया में सब्सिडी दी जाती है। और जो नॉन यूरिया बेस्ड होते हैं वह गवर्न किए जाते हैं NBS स्कीम के अंडर सिंस 2010। और जो यूरिया बेस्ड है वो NBS स्कीम के अंडर नहीं गिने जाते। इसमें फिक्स रेट होता है सब्सिडी का, जैसे कि पर्टिकुलर कुछ भी प्राइस प्री डिसाइड किया जाता है और अनाउंस किया जाता है। और इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटैश, फॉस्फेट, सल्फ़र और ये गवर्नमेंट के द्वारा एनुअल बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और NBC जो MRP होती है PN के पोटेशियम फॉस्फेरिक फर्टिलाइज़र की, वह सभी के लिए ओपन रखी जाती है। और जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, वह अलाउड करे जाते हैं कि वह फिक्स कर सकें MRP, जो कि एक रीज़नेबल रेट नहीं होते हैं। तो इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जो यूरिया बेस्ड सब्सिडी होती है गवर्न की नहीं जाती NBS स्कीम के अंदर, बल्कि जो नॉन यूरिया बेस्ड सब्सिडी है वह गवर्न की जाती है NBS स्कीम के अंदर। देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है सब्सिडी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए, सो दैट जो फार्मर्स हैं वह उसको बाय कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। 2018 से पहले जो कंपनी है उसको जो मटेरियल है वह रीइम्बर्स्ड करा जाता था, डिस्पैच किया जाता था और रिसीव किया जाता था जो डिस्ट्रिक्ट रेल हेड और डेजिग्नेटेड गोडाउन है उसमें। देन 2018 के बाद एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम आई, उसके तहत जो मनी है वह डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गया रिटेलर के अकाउंट में। रिटेलर इस मनी को रीइम्बर्स कर सकता है वीकली आफ्टर एक्चुअल सेल टू द फार्मर्स। देन हम देखते हैं कंसर्न्स जो कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी से रिलेटेड है। ये हाई फिस्कल बर्डन है गवर्नमेंट के लिए। जो फर्टिलाइज़र जो सब्सिडी है वह बहुत ज़्यादा है, सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर फूड सब्सिडी, अबाउट 0.73 लाख करोड़। ये 0.5% है हमारी GDP की, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये फिस्कल बर्डन क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के लिए और भी इंक्रीज़ हो रही है सब्सिडी। फिर एडिशनल और 14,775 करोड़ सब्सिडी खरीफ सीज़न में दी गई। लार्ज अनपेड सब्सिडी बैकलॉग्स भी हैं, वह भी क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ द करंट सिस्टम, क्या ये उचित है जो सब्सिडी स्कीम है।
जो सब्सिडी का बैकलॉग है वह बढ़ता ही जाएगा, वह 570 बिलियन हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड तक। जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है फर्टिलाइज़र सेक्टर की, जो इंडिया कंज्यूम करता है 55 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ फर्टिलाइज़र एनुअली, जो कि 72% है जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, और जितना भी बचा गया यानी कि 28% हम इम्पोर्ट करते हैं। देन हम देखते हैं इंडिया में देखा गया है कि वह फर्टिलाइज़र का इम्बैलेंस्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज जो आइडल एनपी की वैल्यू होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की, वे 4:2:1 की रेशो में आइडल मानी जाती है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। बट जो इंडिया में है, पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, वह 25:5:1 की रेशो में यूज़ करते हैं। ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं फर्टिलाइज़र यूज़ में, और ये क्रॉप की यील्ड को भी इफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से सोइल की हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है, और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है। और जो एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है वह पेस्ट प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ये बर्थ रेट को इंक्रीज़ कर रहा है, और ओवरऑल जो फिटनेस है एग्रीकल्चर पेस्ट का उसको भी इंक्रीज़ कर रहा है। देन जो फर्टिलाइज़र बर्न भी होता है बहुत ज़्यादा बार, वह उसकी वजह से ड्राई आउट हो जाते हैं लीव्स, और डैमेज और इवन डेथ भी हो जाती है प्लांट की। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है फर्टिलाइज़र यूसेज का, बिकॉज जो फर्टिलाइज़र्स हैं वह सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रीन हाउस छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं वहाँ ओवर यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र्स का, और ये इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है वह भी इफ़ेक्ट हो रहा है, वह भी कंटेमिनेट हो रहे हैं। देन जो न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र रन ऑफ है वह स्टिमुलेट भी करते हैं जो प्रोडक्टिविटी होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वहाँ पे हार्मफुल एल्गियल ब्लूम्स भी हो जाते हैं, उसकी वजह से फ़िश किल्स भी हो जाती है। देखा जाता है जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा, तो उसकी वजह से जो वाटर होता है वे रन ऑफ चला जाता है सीज़ में, ओशंस में, उसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ओवरलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हार्मफुल जो एल्गीज़ है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, एंड वह वो ग्रीन कलर का कवर दे देती है ओशंस और सीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से लाइट है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती नीचे, और जो वाटर है वो क्लीन नहीं रह पाता। देन हम वे फॉरवर्ड देखते हैं कि कैसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र दे सकते हैं फार्मर्स को। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, जैसे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का, सब्सिडी का, उसको देना चाहिए, और उसको कंपनी के माध्यम से नहीं देना चाहिए, वह डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट तक पहुंच जाना चाहिए। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के अनुसार जो रबी रिपोर्ट थी उनके 2021-22 की, उन्होंने रिकमेंड करा था कि जो फर्टिलाइज़र कैश सब्सिडी होती है वह सिर्फ 5000 पर ईयर तक ही देनी चाहिए। देन जो हमें अपनी जो सब्सिडी स्कीम है उसको रैशनलाइज़ करने के लिए उसके ऊपर कैप लगा देनी चाहिए, जितने भी फार्मर बैग्स लेते हैं सब्सिडी की उसको पर्टिकुलर लिमिट लगा देनी चाहिए उसमें, और वह पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के माध्यम से ही देनी चाहिए। देन जो इंक्रीज़ होती है जो फार्म गेट प्राइस ऑफ एरिया में, उसको मीनिंगफुल लेवल तक ही इंक्रीज़ करना चाहिए, एंड देन हम फार्मर्स को अवेयर करना चाहिए कि वह बैलेंस्ड यूज़ कर सके फर्टिलाइज़र का। उनको सही पैटर्न बताना चाहिए कि किस प्रोपोर्शन में उन्हें फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, वह एग्रो क्लाइमेट रीजन के अनुसार होना चाहिए, जो कि सोइल के लिए इम्पॉर्टेंट हो, उसकी ग्रोथ के लिए और हेल्थ, और सोइल की कंपोजिशन को देख के, सोइल की टेस्टिंग करके फर्टिलाइज़र्स फार्मर्स तक उपलब्ध करवाने चाहिए। देन हमें ग्रीन अल्टरनेटिव भी देना चाहिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स। ग्रीन अल्टरनेटिव वह होते हैं जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र्स, जो कि एल्गियल, फंगल और बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होते हैं, इको फ्रेंडली भी होते हैं। ये क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं 15 to 25% तक। जो इको फ्रेंडली फर्टिलाइजिंग ऑप्शन है ये स्लो रिलीज़ नेचुरल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मिल ऑर्गेनाइट होता है, जो कि स्मॉल अमाउंट में स्लोली प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है। देन हम इश्यूज़ देख लेते हैं जो यूरिया से संबंधित हैं। देन हम देख लेते हैं इश्यूज़ क्या है यूरिया से रिलेटेड।
यूरिया है वह रिसीव करता है सबसे ज़्यादा सब्सिडी आउटले के टर्म्स में। वह 70% जो टोटल फर्टिलाइज़र सब्सिडी है उसमें यूरिया कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज जो प्रोपोर्शन है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वह 75% है पर केजी। कंपेयर करा जाता है वह 35% है डीएपी के लिए। ये अमोनिया और फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र है एंड द म्यूरेट्स ऑफ पोटेशियम है। जो यूरिया है ये फिज़िकली कंट्रोल्ड फर्टिलाइज़र है और गवर्नमेंट इंटरवेन करती है यूरिया 5 वेज में। सबसे पहले जो एमआरपी को कंट्रोल करती है यूरिया की, सब्सिडी प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है कॉस्ट प्लस बेसिस में, कंसाइनमेंट्स जो देती हैं जो सब्सिडी ताकि इम्पोर्टर्स को, एंड कंट्रोल करती है इंपोर्ट। 3 एजेंसी ही सिर्फ अलाउड होती हैं इसमें। और जो मूवमेंट है वह डायरेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बताती है कि मैन्युफैक्चरर्स और जो इम्पोर्टर्स है वह कहाँ इंपोर्ट करेंगे और कितने मतलब कहाँ पे सेल करेंगे और कहाँ से इंपोर्ट करेंगे फर्टिलाइज़र्स को। जो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 का था उसने पॉइंट आउट किया था कि जो 24% जो यूरिया सब्सिडी है वे इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर के ऊपर स्पेंड की जाती है और 41% है वो डाइवर्ट की जाती है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हैं, जैसे कि स्मगलिंग करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए। तो इसकी वजह से ब्लैक मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, बिकॉज सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है एंड फिर उसको आगे सेल किया जाता है थोड़े हायर प्राइसेस में। और जो 24% जो है वो कंज्यूम्ड करा जाता है जो लार्जर और जो प्रीज्यूमेबल रिचर फार्मर है, 24% वह इसको यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वह भी सब्सिडी ले रहे हैं यूरिया में। एंड देन ये वन प्रोडक्ट और वन प्राइस प्रिंसिपल को डिफाई करती है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशन जो प्रोडक्ट के लिए है, जो इंट्यूशन है वह सेम होना चाहिए और सेम उसमें प्राइस होना चाहिए। जो 75% सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर यूरिया को वह लार्ज प्राइस वेज क्रिएट कर रही है, बिकॉज इसकी वजह से ब्लैक मार्केट भी इंक्रीज़ हो रहा है। जो ब्लैक मार्केट जो प्राइसेस है वे फर्दर सेल करते हैं सब्सिडी यूरिया में, वह 61% हायर होते हैं जो कि स्टिपुलेटेड प्राइस होता है। देन स्टेप क्या टेक किए जा रहे हैं इसके लिए, एक न्यू यूरिया पॉलिसी आई है 2015 में आई थी ये। इसका ऑब्जेक्टिव था ताकि मैक्सिमाइज़ करा जा सके जो इंडिजीनियस यूरिया प्रोडक्शन है एंड प्रमोट किया जा सके एनर्जी एफिशिएंसी यूरिया प्रोडक्शन में और रैशनलाइज करा जा सके सब्सिडी को जो कि बर्डन होता है गवर्नमेंट के लिए। देन नीम कॉटेज यूरिया का यूज़ करा जा सके ताकि हम बैलेंस्ड यूज़ कर सकें फर्टिलाइज़र का। ये मैंडेटरी कर दिया गया है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ यूरिया को कि वह 100% नीम कॉटेड यूरिया को प्रोड्यूस करें। एंड देन एक गैस पूलिंग भी है, ये पूलिंग है डोमेस्टिक गैस की रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस से, ताकि नेचुरल गैस को प्रोवाइड किया जा सके यूनिफॉर्म प्राइस में ऑल नेचुरल गैस ग्रिड को, जो कि कनेक्ट करती हैं यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को। देन सोयल हेल्थ कार्ड है एक, जो हेल्थ कार्ड होता है ये सोयल हेल्थ कार्ड ये स्टेटस शो करता है सोयल का 12 पैरामीटर्स के ऊपर। इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फेट होता है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सल्फर, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वह होते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड बोरियम। एंड देन ये पीएच वैल्यू को भी इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी इंडिकेट करता है, एंड ऑर्गेनिक जो कार्बन प्रेजेंट है सॉइल में उसको भी बताता है। ये फिज़िकल पैरामीटर्स होते हैं। एंड देन ये इंडिकेट करता है जो भी डोज यूज़ करने चाहिए फर्टिलाइज़र्स को, ये सॉइल की हेल्थ के अनुसार देंगे कि इसमें कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पल्सेस के ऊपर है। सो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हमने फर्टिलाइज़र सब्सिडी से रिलेटेड पढ़ा है। जो सब्सिडी थी डायमोनियम फॉस्फेट को से रिलेटेड वह इंक्रीज़ गई है 500 से लेकर 1200 पर केजी, इसमें 140% का इंक्रीज़ हुआ है। देन हम फर्टिलाइज़र को देख लिए थे, और जो इंडिया में है जो फर्टिलाइज़र है वह थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है फर्टिलाइज़र की, और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूम करा जाता है। एंड देन हमने
3 कैटेगरीज देख लिए थे फर्टिलाइज़र की, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र एंड पोटेश फर्टिलाइज़र। देन हमने फर्टिलाइज़र सब्सिडी को देख लिया था, यूरिया बेस्ड सब्सिडी होती है और नॉन यूरिया बेस्ड सब्सिडी में डिवाइड करा जाता है। यूरिया बेस्ड सब्सिडी है वह गवर्न नहीं की जाती एनबीएस स्कीम के अनुसार, बल्कि जो नॉन यूरिया बेस्ड सब स्कीम है वह एनबीएस स्कीम के तहत डील करी जाती है। देन हमने कंसर्न देखे थे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में, ये फिस्कल बर्डन है सरकार के लिए और ये इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को बढ़ाता है फर्टिलाइज़र की, और इम्बैलेंस्ड यूज होता है इसमें। जो आइडल लेवल है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का वह नहीं होता है, बल्कि इंडिया में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसमें नाइट्रोजन का भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाता है। देन हमने इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखा था, जिसकी वजह से कंटेमिनेट हो रहे थे सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, और इसकी वजह से एल्गियल ब्लूम की प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ हो रही थी और फ़िश किल हो रही थी। देन हमने वे फॉरवर्ड देखे थे कि कैसे हम सस्टेनेबल मैनर में इस सब्सिडी स्कीम को चला सकते हैं। देन हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं फार्मर्स को, और हमें इसमें एक लिमिट लगा सकते हैं कि कितने बैग्स देने चाहिए एक फार्मर को एक साल के अंदर, इस सीज़न में जो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए फार्मर्स को कि वह किस मात्रा में यूज़ करें फर्टिलाइज़र्स को, एंड ग्रीन अल्टरनेटिव को भी प्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र्स जो कि इन्वायरमेंट के लिए उपयोगी हो। देन हम इश्यूज़ देख लिए थे, यूरिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स सब्सिडी दी जाती है। देन उसके बाद हम देख रहे थे, उसके बाद हमने कुछ पॉलिसीज़ देखी थी नीम कोटेड यूरिया की, न्यू यूरिया पॉलिसी है 2015, गैस पुलिंग एंड देन सॉयल हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट हम पल्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पल्सेस है उसमें लेग्यूम्स आते हैं, जैसे कि सोयाबीन्स, पीनट्स, फ्रेश पीस, फ्रेश बीन्स एंड ड्राई पीस एंड चिक पीस एंड लेंटिल्स। अब हम इसके सिग्निफिकेंस, इसके यूज़ देख लेते हैं कि हमारे डाइट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं पल्सेस। बिकॉज़ ये न्यूट्रिटिव सोर्स हो सकते हैं, जो फॉडर हैं क्रिएट कर सकते हैं कैटल्स के लिए, और ये नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सोयल में। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं ग्रोइंग सेकंड क्रॉप्स इन द सेम वे, और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के लिए प्रोवाइड करते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं इंडस्ट्री के लिए, और इसका लो कार्बन और वाटर फुटप्रिंट होता है। इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फूड प्रोटीन के, और ये ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। देन हम देख लेते हैं कि पल्सेस न्यूज़ में क्यों आई है। सेल्फ सफिशेंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि इंडिया सेल्फ सफिशेंट बन सके पल्सेस के प्रोडक्शन में, तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करा है खरीफ 2021 सीज़न के लिए। अब इसमें है क्या, इसमें ये डिटेल प्लान है, एरिया जो एक्सपेंड किया जाए और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जाए, तुर, मूंग और उड़द की दाल के लिए फॉर्मुलेट किया गया है। फाइट सीड्स हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की, ये डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस ताकि इंक्रीज़ करा जा सके जो एरिया है इंटर क्रॉपिंग में, और जो सॉल क्रॉपिंग में जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करा जाए। और जो 20 लाख मिनी किट्स हैं उसको, ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होगा जो पिछले ईयर से, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, और इसकी कॉस्ट लगभग 82.01 करोड़ की आएगी। अब हम पल्सेस देख लेते हैं इंडिया में। ये एक ड्राई एडिबल सीड्स होता है प्लांट का, लिग्यूम फैमिली का। पल्सेस कैटेगरी में आती हैं, फूड सुपर फूड की कैटेगरी में आती हैं, और इसमें आते हैं चिक पीस, लेंटिल्स, ड्राई पीस एंड पीस। इंडिया है वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का 25% ग्लोबल प्रोडक्शन की, और लार्जेस्ट कंज्यूमर है 27% ग्लोबल कंजप्शन की, एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है 14% इम्पोर्ट करता है पल्सेस वर्ल्ड के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। एंड जो पल्सेस हैं वह 20% एरिया जो फूड ग्रेन है उसको अकाउंट करते हैं, और कंट्रीब्यूट करते हैं 7 to 10% ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है कंट्रीज़ में। जो पल्सेस हैं वह खरीफ और रबी दोनों सीज़न में उगाई जाती हैं, और रबी पल्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं अप टू 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो ज़्यादा जो पल्सेस होती हैं वे रबी सीज़न में होती हैं एज़ कम्पेयर टू खरीफ सीज़न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देन ग्राम जो पल्सेस होती हैं वह मोस्ट डोमिनेंट पल्सेस होती है, इसका 40% शेयर है, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा। देन इसके बाद तुर और अरहर की दाल आती है। देन उड़द की दाल आती है जिसको ब्लैक मट्टे भी बोलते हैं, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका टॉप पल्स स्टेट हैं इंडिया में। देन हम ट्रेंड देख लेते हैं पल्सेस प्रोडक्शन का। हम देख लेते हैं ट्रेंड क्या है पल्सेस प्रोडक्शन में और प्रोजेक्ट डिमांड क्या करता है। 2015-16 के अनुसार देखा जाए तो 24.91 जो हेक्टेयर्स है, मिलियन हेक्टेयर्स है, वे एरिया कवर करती थी पल्सेस, और जो वह इंक्रीज़ होकर 29.41 मिलियन हेक्टेयर हो चुकी है 2019-20 में। तो एरिया इंक्रीज़ हो रहा है पल्सेस के टर्म्स में। देन हम देखते हैं जो प्रोडक्शन है मिलियन टर्न्स का, टर्न्स में वह भी इंक्रीज़ हो रहा है। 14.76 था मिलियन टन 2007-8 में, वह बढ़कर 2021-22 में 24.42 मिलियन टन हो चुका है। जो डिमांड है पल्सेस की वह कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है और वह बढ़ जाएगी। अभी वह 26.5 मिलियन टन है 2018-19 में, और 2050 में ये 39 मिलियन टन हो जाएगी। देन 1951 में जो हमारी 60 ग्राम्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी पल्सेस की, वह घट के अब सिर्फ 56 ग्राम्स पर कैपिटा हो चुकी है 2018 में, और ये बहुत ही ज़्यादा लो है, जो कि WHO ने रिकमेंड करा था कि 80 ग्राम्स पर डे होनी चाहिए, उसके हिसाब से बहुत कम है। और आप देख सकते हैं एरिया ज़्यादा होने से भी पल्सेस भी जो प्रोडक्शन है वह भी बढ़ रही है, बट जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वह डिक्रीज़ हो रही है। चैलेंजेस देख लेते हैं इंडियन पल्सेस इंडस्ट्री में। सबसे पहले है हाई यील्ड गैप। जितनी हमारी पोटेंशियल है कि हम उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कम हम अब प्रोडक्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्रिक एज। और जो यील्ड गैप देखा गया है बहुत ज़्यादा, पीस एंड पीस के हिसाब से देखें तो 50% हुआ है यील्ड गैप, कि हम 100% कर सकते थे, उसमें से सिर्फ हम आधा ही करते हैं यील्ड। एंड ग्रीन ग्राम सिर्फ 45% है। जो इनपुट रिलेटेड चैलेंजेस भी है, जैसे कि नॉन अवेलेबिलिटी है, लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंडेड जो हाई बिल्डिंग वेराइटीज़ सीड होते हैं, सुपीरियर्स और सब स्टैंडर्ड सीड्स होते हैं, और लैक ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं किया जाता, जैसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती है जैसे कि लाइट सीड ड्रिल्स, ज़ीरो टिल मशीन एक्सेट्रा। और जो फार्मर्स की इनएबिलिटी है कि वह इंस्टीट्यूशन क्रेडिट ले सकें, वह भी डिस्करेज करता है फार्मर को कि वह परचेज़ करे क्वालिटी इनपुट और अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकें। देन प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस भी, जो पल्सेस हैं वे न्यूमरस बायोटिक एंड एबायोटिक जो स्ट्रेसेस हैं उसके प्रॉन होती हैं, जैसे कि सोयल एल्कनिटी, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा। और जो क्रॉप फेलर हैं वह बहुत सारे रीजंस की वजह होते हैं, जैसे कि इरेटिक मानसून बिहेवियर। कई बार ऐसा आता है कि जो मानसून्स है वह भरपूर मात्रा में जो रेन फेड की वजह से जो मॉइस्चर इंक्रीज़ होता है वह नहीं हो पाता, और मॉइस्चर स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट होती है पल्सेस की ग्रोथ के लिए। देन हम कल्टीवेशन और मार्जिनलाइज्ड लैंड देख लेते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने पुश करा है जो पल्सेस कल्टीवेशन है मार्जिनल और सब मार्जिनल लैंड में, जो कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। पर जो 84% जो यूरिया है जो पल्सेस के लिए यूज़ होता है वह रेन फेड होता है सोइल के साथ, और लो फर्टिलिटी है उसकी। हम जो ड्रॉट और जो हीट स्ट्रेस है वह इन्फ्लुएंस करता है 50% रिडक्शन सीड यील्ड्स में, एरिड और सेमी एरिड जो रीज़न है उसमें। एंड देन इनइफेक्टिवनेस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वह सिर्फ 23 कमोडिटीज़ के लिए अनाउंस किया जाता है, और जो सिर्फ ये वीट और राइस ग्रोवर्स के लिए और सिलेक्टेड स्टेट्स में ही दिए जाते हैं, और पल्सेस ग्रोवर्स के लिए कोई भी इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता। पल्सेस के लिए कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता, और जो फार्मर्स होते हैं वह MSP के नीचे ही जो अमाउंट है वो प्राप्त करते हैं। एंड देन कोई एश्योर्ड मार्केट भी नहीं है पल्सेस प्रोडक्शन के लिए, तो ये एक लेस एट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है फार्मर्स को अदर क्रॉप्स के कंपैरिजन में। चैलेंज है लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लैक ऑफ
इंफ्रास्ट्रक्चर है साइंटिफिक स्टोरेज के लिए, रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है, पैकेजिंग नहीं है, इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं है पल्सेस सेक्टर के लिए। पल्सेस के लिए 7.5% है जो टोटल ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउस स्पेस अवेलेबल है। सिर्फ जो टोटल जो वेयर हाउस स्पेस है उसमें से सिर्फ 7.5% ही अवेलेबल है पल्सेस के लिए, और 14.12 मिलियन टन तक ही स्टोर कर सकते हैं। और जो 23 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन होता है पल्सेस का, उसमें से सिर्फ 14.10 मिलियन टन ही। तो आप देख सकते हैं कितनी वेस्टेज होती है पल्सेस को लेके। दैन प्राइस वॉलेटिलिटी भी देखा जाता है। जो क्रिसल है उसने ऑब्जर्व करा है जो इन्फ्लेशन होता है पल्सेस में, वो एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है, बिकॉज जो प्राइस है वो शूट अप होता है एवरी 2-3 ईयर्स में, और एक कॉब वेब फिनोमेना को फॉलो करता है। जो प्रोडक्शन है और जिसका जो प्राइसेस है लैग, और ये रीअकरिंग साइकिल में राइज और फॉल होते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड प्राइसेस। ये फिनोमिना है, ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि प्राइसिंग पॉलिसीज़, इंपोर्ट पॉलिसीज़, प्रोडक्शन डिसीजन और वेदर की वजह से। अदर चैलेंजेस भी होते हैं जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज है। जो करंट एडवांसेस प्रोडक्शन और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से भी ये चैलेंज क्रिएट हो रहा है। पुअर नॉलेज बेस है। न्यूट्रिएंट्स यूज़ एफिशिएंसी की, नाइट्रोजन की जो मात्रा है हम कैसे यूज़ करें, फर्टिलाइज़र्स को किस अमाउंट में यूज़ करें, उसमें कोई नॉलेज नहीं है प्रॉपर। एंड देन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है स्प्रे सॉल्यूशन का, उसकी भी कोई नॉलेज नहीं है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं हम पल्सेस से रिलेटेड। फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्कीम आई थी, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज़, जिसे इसोपॉम भी बोलते हैं। ये फोकस्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच था ताकि हम स्ट्रेंथन कर सकें मार्केट इंटरवेंशन को, इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसीज़ को। देन NSEM पल्सेस भी आया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत ये लॉन्च की गई थी ताकि एनहेंस्ड करा जा सके प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। इसको 10, 8 एंड 2 मिलियन टन तक रिस्पेक्टिवली हम इंक्रीज़ करें। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और स्पेशल इनिशिएटिव भी इसके अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक्सलरेटेड फूड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम है, जिसे A3P बोलते हैं। पल्सेस डेवलपमेंट स्कीम है जो कि इंटरवेंशन के साथ, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के साथ और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के साथ, इफेक्टिव वाटर एप्लीकेशन एक्सेट्रा सभी चीज़ों का यूज़ करके हम जो पल्सेस हैं उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। देन प्राइस सपोर्ट स्कीम्स ये कंपोनेंट है। अम्ब्रेला स्कीम्स है, ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान है, जिसे PM आशा के नाम से भी जाना जाता है। ये इंश्योर करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को। ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत ये स्कीम्स आती है प्राइस सपोर्ट स्कीम्स। प्राइस सपोर्ट स्कीम में फ़िज़िकल प्रोक्योरमेंट दिया जाता है पल्सेस को, ऑयल सीड को, और जो कॉपरा है वह डन किया जाता है सेंट्रल नोडल एजेंसीज़, और इसमें प्रोएक्टिव रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड जिसे बोलते हैं, और FCI ये इसमें प्रोक्योरमेंट करती है क्रॉप्स की प्राइस सपोर्ट स्कीम्स के तहत। और जो एक्सपेंडिचर और लॉसेस होता है वह बॉर्न किया जाता है सेंटर के द्वारा। जैसे आपको पता होगा जो FCI है वह हमेशा लॉस में रहती है, तो उसको जो लॉस होता है उसको बॉर्न करा जाता है सेंटर के द्वारा। देन हम रोज अहेड देख लेते हैं। रोज अहेड में हम अपने प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं। 1991 और 2010 के बीच में जो एवरेज जो यील्ड था वह इंक्रीज़ हो गया था। जो 2 मेजर पल्सेस क्रॉप हैं जैसे कि चिकपी और पिजन पी, वह 81% से लेकर 100% तक इंक्रीज़ हो गया था आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ था और ये नेशनल एवरेज यील्ड से भी बहुत ज़्यादा था। एंड ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के बहुत ज़्यादा स्टेप्स थे जो पॉजिटिव डायरेक्शन में थे, उस उससे उससे ही हो सका था। जैसे कि उन्होंने ऑन टाइम अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाई थी हाई यील्डिंग सीड्स को, और शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द विल्ट रेजिस्टेंट जो वेराइटीज़ है उसको फार्मर्स तक उपलब्ध करवाया था। देन उन्होंने अडॉप्ट किया था इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ और इजी एक्सेस टू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को भी इम्प्रूव किया था उन्होंने। और जो कमर्शियल कल्टीवेशन है मैकेनाइज्ड फील्ड ऑपरेशन को यूज़ करके और एफिशिएंट मैनेजमेंट को करके भी उन्होंने इंक्रीज़ करा था। देन उन्होंने ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करा था फार्मर्स तक, लोकल लेवल में अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करा था। देन हम देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम।
अपने पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के हम एक बफर स्टॉक्स बना सकते हैं, नीड बेस्ड बफर स्टॉक बना सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ताकि वेस्टेज ना हो सके पल्सेस में। देन हम पल्सेस को एक्सेसिबल बनाएं, बेटर सिस्टम बनाएं ताकि इजी अवेलेबिलिटी हो सके पल्सेस की ओपन मार्केट में पूरे साल के दौरान। हम भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसके तहत जो शॉप्स हैं हम उसमें अवेलेबल करा सकते हैं पल्सेस को अफोर्डेबल कॉस्ट में। देन प्रोविज़न भी है इम्पोर्ट के, हम क्लोज वॉच रख सकते हैं जो क्रॉप ग्रोथ है, जैसे कि 30+ जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हम उसको सर्विस FAO के अंतर्गत आकर और एम्बेसीज़ की मदद से हम उसको अफोर्डेबल रेट में उन जो कंट्रीज़ हैं, जो पल्सेस नीडेड कंट्रीज़ हैं, उनको तक उपलब्ध करवा सकते हैं। दैन ये हमारा जो पल्सेस है इसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने पल्सेस के बारे में देखा था। देन हम पल्सेस की जो एडवांटेज है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी डेली डाइट में, हमने ये देखा था। देन हमने देखा था जो डिटेल प्लान है, एरिया एक्सपेंड किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके, ये तैयार हुआ है। इसमें जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है वह डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ताकि इंटरक्रॉपिंग और सॉल क्रॉप बना सकें। और 20 लाख मिनी किट्स इसमें अवेलेबल करवाए जा सकेंगे जो 82.01 करोड़ तक अमाउंट रखते हैं। देन हमने देखा था कि इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इम्पोर्टर है पल्सेस का इन द वर्ल्ड। एंड देन हमने देखा था जो रबी में है वह पल्सेस कंट्रीब्यूट करती है 60%, और जो खरीफ में है वहाँ पे 40% पल्सेस होती हैं, और जो पल्सेस हैं वह खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में सो की जाती है। देन ग्राम है वो मोस्ट डोमिनेंट पल्स हैं, और उसके बाद तुर दाल आती है, उड़द दाल आती है, और ये जो स्टेट्स हैं ये टॉप पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। देन हमने ट्रेंड देखा था कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जो डिमांड है वह इंक्रीज़ हो रही है, बट जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पल्सेस की वह घट रही है। और ये जो WHO के स्टैंडर्ड है 80 ग्राम्स पर डे, वह वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, वो बहुत कम है इंडिया में। वो सिर्फ 56 ग्राम पर डे तक एक इंडिविजुअल को उपलब्ध करी जा सकती है। देन हम चैलेंजेस देखे थे हमने, हाई यील्ड गैप है, जितना हमारा प्रोडक्शन हो सकता है उतना तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं। देन प्रोडक्टिविटी की कमी है इंडिया में। देन इनपुट रिलेटेड चैलेंजेस है, सब स्टैंडर्ड जो सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं, लोकेशन स्पेसिफिक सीड्स उपलब्ध नहीं होते। देन प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस हैं। देन उसके बाद जो मार्जिनलाइज्ड लैंड होती है उसको लेके चैलेंजेस है, और जो MSP उपलब्ध नहीं होती पल्सेस को लेके। पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जाती है, कभी बढ़ती है कभी घटता है जो पल्सेस का प्राइस वह देखा जाता है। अदर चैलेंजेस भी हैं उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को लेके, और जो स्प्रे सॉल्यूशन का जो मेथड है उसको प्रिपरेशन को लेके। देन हमने गवर्नमेंट स्कीम्स देखे हैं, इसमें हमने ISAPOM स्कीम्स देखी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस के लिए। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्पेशल इनिशिएटिव को देखा है। देन हम प्राइस सपोर्ट स्कीम जो कि PM आशा अन्नदाता आय सुरक्षा जो अभियान है उसके अंतर्गत आती है, इसको देखा है। देन हम रोड अहेड आगे क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अवेलेबल करवा के, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ और इजी एक्सेस जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको दे के। देन हम मैकेनाइज्ड फील्ड ऑपरेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं फार्मर को कि हम जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें फार्मर अपने जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हम ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बफर स्टोरेज ताकि मेंटेन रहे, पल्सेस को एक्सेसिबल बनाए, सभी लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम लोगों तक उपलब्ध करवाए जाए। देन इम्पोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा जाए फार्मर्स को। देन ये हमारे जो पल्सेस का है टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इकोनॉमिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी, जो हमारे टॉपिक्स है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।